से पहले हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, हम बिजली के बिलों की भी बात कर रहे थे जिसमें इजाफा हो गया है और ₹1.82 फ़ी यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत की बात हो रही थी जिन्होंने नया मौशी प्लान तरतीब दे दिया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना है होती है या नहीं, और अगर इम्प्लीमेंटेशन होती भी है तो मुल्क की मईशत संभलेगी, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। हनीफ गोहर साहब मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक जानिब हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि बिल कम आएंगे, और अगर हम निगरान हुकूमत की बात करें तो एक नया मौशी प्लान भी उनकी जानिब से तरतीब दिया गया है। आपको क्या लगता है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी उसकी? और उसके बाद बहुत शुक्रिया आपकी लाइन पे लेने का। देखिए, निगरान हुकूमत तो बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि निगरान हुकूमत के पास इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो 200 जो यूनिट है बिजली के उसको भी लोगों को रिलीफ दे सके। क्योंकि इस वजह से रिलीफ नहीं दे पाएगी क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इतना है, क्योंकि हम आईएमएफ के कर्जों में इतने डूब चुके हैं, हम अपने मुल्क की पॉलिसी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। आप ये देखें कि काफी पाकिस्तान में हड़तालें हुई, लोग बिजली के बिल जलाए, लोगों ने खुदकशियां की, और प्राइम मिनिस्टर आखिर मजबूर होकर प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की कि मैं जो हूं तो किसी न किसी तरीके से रिलीफ दे सकूं। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश के बावजूद भी 200 यूनिट तक के बिजली के बिल वालों को वादा भी किया प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये रिलीफ देंगे। लेकिन चंद दिन के बाद आपने ये देखा कि आईएमएफ से उसकी परमिशन ली गई, लेकिन बदकिस्मती से आईएमएफ ने परमिशन नहीं दी और ये कहा कि आपको हम इजाजत नहीं देते, अगर आप ये रिलीफ देंगे तो जो हमारे टैक्स के जो आदाफ हैं वो टैक्स के आदाफ पूरे नहीं हो सकते। तो लिहाजा जो मैं ये समझता हूं कि जो आज शमशाद अख्तर साहिबा ने जो आज जो पैकेज का ऐलान किया है उसे मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा। ये जरूर अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है शमशाद अख्तर साहिबा की। और मैं ये समझता हूं कि जितने भी हमारे प्राइवेट इदारे जो बहुत अरसे से नुकसान में हैं, जिस तरह से हम पहले भी बात करते रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले मैं समझता हूं कि 650 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसानात पीआईए कर चुका है। इसी तरह स्टील मिल की अगर आप मिसाल लें तो स्टील मिल की भी वही पोजीशन है। और उसके अलावा आप पाकिस्तान रेलवे को देखें तो पाकिस्तान रेलवे भी हर साल सिर्फ नुकसान ही नुकसान कर रहा है। अगर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस किस्म की कोई पॉलिसी बनाती है कि जो इदारे नुकसान कर रहे हैं उसको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह से सोचा जाए कि प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी बिजनेसमैन किसी में नुकसान करता है अपने किसी बिजनेस में, तो कोशिश वो करता है कि उस बिजनेस को वो क्लोज करे किसी भी सूरत में, क्योंकि हर साल उसे इंजेक्ट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को भी हर साल इंजेक्ट करना पड़ रहा होता है और हम लातादाद कर्जे ले रहे होते हैं हनीफ साहब, आईएमएफ से भी और वर्ल्ड प्राइवेटाइजेशन की बैंक बात तो से। हम बहुत पहले से सुन रहे हैं और अभी कुछ देर पहले हम एक पैकेज भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे थे जिसमें हम दिखा रहे थे कितने सरकारी इदारे हैं जो कि खसारे का शिकार नजर आते हैं। इसके साथ साथ हमने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को देखा कि प्राइवेटाइजेशन के बाद ग्रोथ नजर आई है। आपको लगता है कि अभी भी सिर्फ प्लान की हद तक ही ये प्राइवेटाइजेशन का सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे आपको नजर आ रही है? अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन हो या कोई भी चीज हो, उन सबके लिए आपकी नीयत का ठीक होना जरूरी है। आपको मुखलिस होना पड़ेगा अपने मुल्क के साथ, अपने अपने पाकिस्तान के साथ। जब आप सोचेंगे कि अब हम मुखलिस हो गए, जो कि आज मैं समझता हूं कि जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनके जितने भी वुज़रा हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या आज जैसे शमशाद अख्तर साहिबा की बातें हैं, वो सारी हौसला अफजा बातें हैं। हमने पिछले दिनों गौहर एजाज साहब की बातें सुनी यहाँ पे, कॉमर्स मिनिस्टर की, क्योंकि हमारा ताल्लुक बिजनेस से है, कॉमर्स से है। तो मैं ये समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब ने जितनी बातें भी की हैं बहुत हौसला अफजा बातें की हैं। और इसके अलावा अगर इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आप ये देखें कि हमारे आर्मी चीफ भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने जो 5 सेक्टर्स के लिए जो एक इदारा बनाया है जो कि इस्लामाबाद में जो कि हेड हो रहा है वन विंडो के हवाले से, अगर उन 5 इदारों के अंदर, यूनिट्स के अंदर पाकिस्तान में तमाम सनतकार मिलकर काम करना शुरू करें तो मैं ये समझता हूं कि ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि पाकिस्तान अगर चेंज होगा तो इसी इदारों के अंदर रहते हुए और पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। जैसे एनर्जी का शोबा उन्होंने चुना, जनरल लाइव स्टाफ का उन्होंने शोबा चुना, जिस तरह से इन्होंने माइन एंड मिनरल का शोबा चुना, आईटी का शोबा चुना और एग्रीकल्चर का शोबा चुना। तो मैं ये समझता हूं कि ये 5 शोबे ऐसे हैं, अगर इसमें पाकिस्तान दिल लगी के साथ काम करें और पाकिस्तान के जितने बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, इसमें वो काम करें
और जो ब्यूरोक्रेसी की जो हडल्स आती थी, मैं समझता हूं कि अब जब वन विंडो की बात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, अगर वो हडल्स खत्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये शोबे बहुत जल्दी तरक्की करेंगे और इनका हनीफ जो साहब, जिस रिजल्ट है तरह से हम आपको इंटरिम इंशाल्लाह गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर तक की आना शुरू हो परफॉर्मेंस की जाएगा। बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं ऐसा लगता कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट की जानिब से जो रोड प्लान बना दिया गया है, जो प्लान एक बना दिया गया है, तो इसी को आगे लेके जाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आती है, पिछला सारा काम जीरो हो जाता है और उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है, अपने प्लान्स बनाए जाते हैं, अपने विजन सेट किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। आपकी बात से 100% एग्री करूंगा कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है जो पिछली हुकूमत के जो अच्छे काम है उसका भी क्रेडिट उनको ना मिल जाए, इस वजह से उनकी पॉलिसियों को चेंज कर दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करता हूं कि जो अच्छी पॉलिसियां हैं, जो मुल्क की तरक्की में गामजन है, उन पॉलिसियों को कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे हुकूमत में कोई भी आए। मैं इंटरिम गवर्नमेंट की अगर ये पॉलिसियां बनी है, मैं समझता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट भी उसे कंटिन्यू कर रही है। ये जो पॉलिसी जो मैंने आर्मी चीफ वाली बताई है, ये सारी की सारी पिछली जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उस हुकूमत के दौरान बनी थी और शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एंडोर्स किया हुआ था। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू कर रही है और मैं समझता हूँ कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आखिरी जनवरी के अंदर इलेक्शन का अंदिया दिया है और अगर ये इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाते हैं तो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, इन तमाम पॉलिसियों को उससे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, आने वाली गवर्नमेंट को इन तमाम तर पॉलिसीज़ को कंटिन्यू भी करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है हनीफ साहब के मुल्क की मईशत जो है उसमें बेहतरी हो सकती है? जिस तरह से आपने कहा कि सारा नीयत का मामला, यानी कोई भी सिचुएशन मुश्किल नहीं है, इस सिचुएशन से निकलना इतना मुश्किल नहीं है जितना बना दिया जाता है, लेकिन नीयत नहीं है। देखिए, जिस दिन हो जाएगी तो उस दिन हमारे मुल्क से करप्शन खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप ये देखें कि कोई भी इदारा हो या कोई भी सरकारी अफसर हो, उसकी कोशिश ये होती है कि जब तक मेरा कोई कट ना हो तो मैं इसके अंदर हौसला अफजा अपनी पेशरफ नहीं दे सकता। तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया करप्शन है। अगर हम करप्शन के ऊपर काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से फिर ये नियतें ठीक होना खुद ही शुरू हो जाएंगी। और अगर ये नियतें ठीक नहीं होंगी तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने नैब के कवानीन बहाल किए हैं, तो मैं समझता हूं कि नैब के कवानीन को इतना मजबूत होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर इतने खतरात मंडलाने चाहिए कि वो करप्शन की तरफ ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ सोचें तो अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचें। बहुत शुक्रिया हनीफ गौहर साहब, मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। और बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, तो किसी भी सूरत हाल से निकलना इतना नामुमकिन नहीं है जितना कि बना दिया जाता है। और मुल्क की जो मईशत है उसमें बहाली के लिए जो निगरान हुकूमत काम कर रही है, इकदाम कर रही है, उनको भी हम सराह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो भी इसी को आगे लेके चले और अपने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जिसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए।